हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज के अपन इस वीडियो में 2019 का जो है पेपर सॉल्व करने वाले सुपर 100 का जो कि आया है पेपर, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोगों पर नहीं बनते, और मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 2019 का पेपर जो है सॉल्यूशन करा दीजिए, क्योंकि 2019 का पेपर यूट्यूब पर डला है मेरा, और उस पर जो है मैंने सिर्फ टिक मार्क करवाए थे और आप लोगों को जो है फुल सॉल्यूशन नहीं बताया था। इसलिए आज के इस वीडियो में फिर हमने सोचा कि आप लोगों के लिए फुल सॉल्यूशन दिया जाए, कैसे क्वेश्चन को लगाना है हर एक क्वेश्चन को, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताने वाले। ओके, और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते। ओके, तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, 2019 का मेरे पास पेपर है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, तार की प्रतिरोधकता बदलती है। पहला क्वेश्चन क्या है, तार की प्रतिरोधकता बदलती है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर आंसर सही है। ठीक है, पहले नंबर का आंसर डी सही है, डी आंसर सही है। तार की प्रतिरोधकता काय में बदलती है, वो है यह तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्या है, तार की प्रतिरोधकता जो है बदलती है। कब बदलती है, ये जो है तार की लंबाई पर जो है निर्भर नहीं रहती, अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर नहीं करती और द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का आपका, दो एक समान हीटर हैं जिस पर 1000 वोल्ट 200 वोल्ट अंकित है। ठीक है, दो एक समान हीटर है, मतलब जो दो हीटर होंगे आपके पास लगभग। ठीक है, दो हीटर जो है एक समान वोल्ट के हैं, मतलब 1000 वोल्ट का दो हीटर हैं, और दो है 220 वोल्ट जो है उसमें बिजली लगा। ठीक है, तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 200 वोल्ट से। ठीक है, तो कुल 6 शक्ति अपन को बताना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें अपन कुल 6 शक्ति बताना है कि कितनी शक्ति क्षय हुई है, ये बताना है अपन को। ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले अपन देखिए, यदि दूसरे नंबर का सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन है दूसरे नंबर का। ठीक है, यदि 1000 वोल्ट, यदि 1000 वोल्ट, ठीक है, और 220 वोल्ट अंकित दो एक समान हीटर समांतर क्रम में 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट पर जोड़े गए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में कितने जोड़े गए हैं, 200 वोल्ट पर जोड़े गए हैं। ठीक है, अब इसके अपन को कुल 6 शक्ति निकालनी है। क्या निकालनी है, कुल 6 शक्ति निकालनी है। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 1000 वोल्ट। पावर कितनी है, 1000 वोल्ट लग रही है, और यहाँ पर तो फिर P का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P बराबर V²/R। ये जो है आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और यहाँ P हो गया, V कितना है 220 वोल्ट। ये किसका है, पूरा एक हीटर का दिया गया है। ठीक है, अपन सबसे पहले एक हीटर की 6 ऊर्जा निकाल लेंगे, उसके बाद फिर दोनों हीटरों की निकाल लेंगे। ठीक है, तो P कितना है, 1000 वोल्ट है, वोल्ट कितना है, यानी वोल्टेज वो है 220 वोल्ट। अपन को P बराबर V²/R एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से निकाले तो कितना आएगा, ये आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन कितना R, और यहाँ पर क्या आएगा P का मतलब क्या है 1000। ठीक है, 1000। तो यहाँ से अपना रेजिस्टेंस निकाला आएगा। रेजिस्टेंस कितना लगा, रेजिस्टेंस लगा है 48.4 न्यूटन, 4 वोल्ट का। ठीक है, ये अपना जो है रेजिस्टेंस की माप है, कितनी है, R बराबर 48 वोल्ट। ठीक है, ये अपनी रेजिस्टेंस की माप निकल आई। अब यहाँ से देखते हैं जब दो हीटर एक समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक है, अब देखते हैं जब दो हीटर समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक है, अब देखना है जब दो हीटर क्या है समांतर क्रम में जुड़े हो, पैरेलल कनेक्शन हो, क्या हो, पैरेलल कनेक्शन हो। पैरेलल कनेक्शन के साथ अपन को देखना है क्या है इसमें, तब यहाँ पर क्या होगा, दो रेजिस्टेंस जो है का सेम वोल्टेज होगा। क्या होगा, दो रेजिस्टेंस का सेम वोल्टेज होगा। ओके,
तब दो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसका वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा, सेम वोल्टेज होगा। ठीक है, सेम वोल्टेज होगा। हो गया, ओके। तो इसमें क्या आएगा, इसमें रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड क्या आएगा, वो आएगा आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो आर इंटू आर क्या आ गया, आर स्क्वायर और 2r। ठीक है, इतना r से अपन ने r को डिवाइड कर दिया तो कितना बचा, ये बचा r/2। ठीक है, r/2। तो r/2 कितना आ गया, अपन ने रेजिस्टेंस देखो यहां से निकाला 48.4 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना आएगा 48.4/2। अपन को क्योंकि यहाँ से 2 से भाग लगाना है तो कितना आएगा, ये आएगा 24.2। कितना आ गया 24.2, जो है दो रेजिस्टेंसों का जो है, एक रेजिस्टेंस अपन ने कॉमन रेजिस्टेंस जो दोनों हीटरों में लगेगा समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, वो कितना लगेगा 24.2 लगेगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे क्या, अब अपन निकालेंगे क्षय ऊर्जा। अब क्या है, अब निकालेंगे क्षय ऊर्जा। अब क्षय ऊर्जा कैसे निकालेंगे, अब तो क्षय ऊर्जा के लिए अपन ने वही फॉर्मूला फिर पढ़ा था। क्या है, वही फॉर्मूला अपन ने फिर पढ़ा था, v², ऊर्जा निकालनी है, पावर ही निकालनी है क्षय ऊर्जा, तो v² अपॉन r। तो v का मान कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, 220 का होल स्क्वायर हो गया, और ये आ गया r का मान अपन ने निकाला 24.2। ठीक है, r का मान क्या निकाला 24.2। तो अब इसका जो है अपन इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना और इसका जो है डिवाइड कर देना, कितना आएगा 2000 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 2000 वोल्ट। ठीक है, तो कौन सा नंबर आंसर सही है, वो है डी नंबर आंसर सही है। दूसरे का डी नंबर आंसर लगा लीजिए और इसका 2000 वोल्ट आंसर आएगा। ओके, कैसे आया है एक बार और समझा देते हैं कि यदि 1000 वोल्ट और 220 वोल्ट अगर दो एक समान हीटर हैं जो कि 200 वोल्ट पर जोड़े गए हैं। ठीक है, क्या है 200 वोल्ट की लाइट पर समांतर क्रम में जोड़ना है, पैरेलल क्रम में जोड़ना है। ठीक है, अब पैरेलल में जोड़े गए तो अब अपना पावर का देगी 1000 वोल्ट और वोल्टेज का दोगे तो 220 वोल्ट। जब 220 वोल्ट वोल्टेज दो और 1000 वोल्ट पावर दी तो इनका क्या हुई है, P बराबर v² अपना एक फॉर्मूला दोगे तो। ठीक है, कहा दोगे तो फॉर्मूला दोगे तो, कहा दोगे तो P बराबर v² अपॉन r। ठीक है, अब इधर से पर r निकालने का, से r नहीं दो तो P को मान 1000 वाट है तो 1000 वोल्ट रख दे और V को मान का है 220 वोल्ट तो 220 रख दे। ठीक है, ट्रांसफर करो पी के बी के नीचे रख दें तो कितना हो जाए 220 वोल्ट को स्क्वायर कर देना तुम्हें और 1000 को भाग लगा देना तो आर को मान आ जाए 48.4। ठीक है, अब अपन ने इधर से एक हीटर को रेजिस्टेंस निकाल दो, लेकिन अब अपन दो समांतर क्रम में जोड़ने, दो हीटर बराबर वोल्टेज के, तब क्या हुई है कि जो प्रतिरोध हुई है दोनों समान हुई है, तो दोनों समान हुई है तो इन्हें जोड़ दें। आर रिक्वायरमेंट का हो जाए वो हो जाए आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, तो आर इंटू आर का हो जाए आर स्क्वायर और आर प्लस आर का हो जाए 2r। ठीक है, तो आर स्क्वायर अपॉन 2r, तो एक आर से एक आर डिवाइड हो जाए तो भाग चलो जाए तो कितना बचे r/2 बचे, r/2 बचे तो अपना रेजिस्टेंस निकाल दो 48.4 वोल्ट निकाल दो नहीं। ठीक है, 48.4 हाँ 2 से भाग लगा देना तो बचे 24.2। ठीक है, अब इनके बाद अपने क्या करना है, क्षय ऊर्जा निकालना है। तो क्षय ऊर्जा कैसे निकले, क्षय ऊर्जा के लिए अपना फॉर्मूला है P बराबर v² अपॉन r। तो P कितना v² कितना है 220 का वोल्ट का स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि एक हीटर का वोल्ट कितना 220 वोल्ट स्क्वायर अपॉन 24/2 तो रेजिस्टेंस है अपना, तो पावर निकल आया 2000 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा था अपन, विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रक है। अपन को विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रक बताना, तो क्या है वोल्ट। बी नंबर का आंसर सही है, तीसरे का बी लगा लीजिए। ठीक है, वोल्ट जो है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा, कोई प्रतिरोध है उससे गुजरने वाली विद्युत धारा है, ठीक है, उसको जो है 100% बढ़ा दिया जाए, कितना 100% बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न शक्ति बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका अपन पूरा सवाल करेंगे, कितनी प्रतिरोध है उससे गुजरने वाली विद्युत धारा को 100% बढ़ा दें। ठीक है, 100% बढ़ा दें तो उसकी उत्पन्न शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे यदि धारा को 100% बढ़ा दे तब, ठीक है, कितनी, तो यदि धारा को 100% बढ़ा दे तब उसकी जो धारा है वो कितनी हो जाएगी, यदि
धारा को 100% बढ़ा दें, ठीक है। 100% अपन को धारा को बढ़ाना है, तब उसकी जो है धारा कितनी हो जाएगी, धारा दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। कितनी दोगुनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, ये होगा 2i, कितनी हो जाएगी 2i, यानी यहां पर हो जाएगा 2i, ठीक है। 2i आ गया, क्यों, धारा को जब 100% बढ़ा देंगे अपन तो उसकी धारा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2i, यानी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या है, अब एक प्रतिरोधक द्वारा क्षय की गई ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है, ये अपन को याद करना है। अब एक प्रतिरोधक द्वारा, कोई प्रतिरोधक है, क्या है, कोई प्रतिरोधक है, उसकी क्षय की गई ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है, द्वारा क्षय की गई ऊर्जा, ठीक है। वो क्या निकलेगी, कैसे निकलेगी क्षय की गई ऊर्जा, वो निकलेगी P बराबर क्या होगा, I²R, ठीक है जी। यहां से ऊर्जा निकलेगी अपनी, क्या है, यहां से क्षय की गई ऊर्जा निकलेगी। तो आगे क्या है, यदि 2 बार धारा प्रवाहित की जाए, तब यदि 2 बार धारा प्रवाहित की जाए, 2 बार धारा प्रवाहित की जाए, तब क्या होगा, तब क्षयित ऊर्जा निकालनी है, 4 गुना हो जाएगी, तब क्षयित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यदि 2 बार धारा प्रवाहित की जाए तब क्षयित ऊर्जा कितनी होगी, 4 गुना हो जाएगी, ओके। तो अब कैसे ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालें, ऊर्जा में वृद्धि, अब अपन को निकालना है ऊर्जा में वृद्धि, जिसके लिए अपन ने पूरा सवाल लगाया है, ठीक है। तो ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकलेगी, 4p माइनस P/P इंटू 100। तो 4p में से p गया तो कितना बचा, 3p/P, p से p डिवाइड इंटू 100 तो अपना है ही है परसेंटेज में, ठीक है। तो कितना आ गया जी, 100 इंटू 3 कितना आएगा, 300%। तो ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, वो होगी 300% की वृद्धि होगी। चौथे नंबर का सी नंबर आंसर सही है, ठीक है। कौन सा, चौथे नंबर का सी नंबर आंसर सही है, 300% की वृद्धि होगी। ये आप लोग लगा लो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों वाले हैं तो यहाँ पर दोनों लगा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों लगा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का अपने, 2 एक समान आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 आवेश हैं, एक समान आवेश हैं, जो कि एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है, एक दूसरे से कितने, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, ओके। तो इसमें क्या करना है, यदि वे वर्तमान में यदि वे निर्वात में एक दूसरे पर 90 न्यूटन बल लगाते हैं, ठीक है। इतना, यदि वे निर्वात में, यानी वहां हवा नहीं है, वायु नहीं है, वहां पर वे एक दूसरे को 90 न्यूटन बल लगाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक आवेश का मान होगा, ये निकालना है, कितना होगा, प्रत्येक आवेश का मान कितना होगा, ये निकालना है। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग इसका आंसर निकाल लेना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, सिंपल। 5वें नंबर का आंसर है, वो होगा 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम 5वें का आंसर है। और बी नंबर आंसर है, कौन सा, बी नंबर आंसर है, ठीक है। 5वें नंबर का बी लगा लीजिए, 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ओके। आगे देखते हैं 6वें नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, ये तो शायद लग गया होगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत फिजिक्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बेस पे आते हैं क्वेश्चन, नहीं तो इनको लगा के रखना बिल्कुल क्वेश्चनों को, ठीक है। तो 6वें नंबर क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। अपन को ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अपने पास एक चित्र दिया गया है पेपर में, अगर आपके पास पेपर है तो उसमें देखना, कुछ इस प्रकार का दिया गया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का चित्र दिया गया है। अब यहां पर निकालना है क्या, ए तथा बी के बीच प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार का चित्र है। ए वाला प्रतिरोध 6 ओम का लगा है, ए भी 6 ओम का लगा है,
ए भी 6 ओम का लगा है और ए भी 6 ओम का लगा है। ठीक है, कितना है, ये चारों प्रतिरोध 6-6 ओम के लगे हैं। ये बिंदु ए है और ए वाला बिंदु बी है। ठीक है, अपन है ये दोनों के बीच प्रतिरोध का अलग निकाल रहे हैं। अब जो कैसे निकालें, ई के लाना बहुत समस्या है भैया, ई के लाना बहुत समस्या है। ठीक है, लेकिन अपने पास समस्या नहीं, अपन निकाल रहे हैं। कैसे निकालें, सबसे पहले अपन इतने को निकाल लें, ये अलग कर दें। ठीक है, कहा ये अलग कर लें, तो पहले इतने को निकाल लें फिर इतने को निकाल लें। ठीक है, कैसे ये दोनों फिर जुड़े समांतर क्रम में, ये है दूसरे क्रम में। ठीक है, तो इन्हें कैसे निकालें भैया, अपने पास एक फॉर्मूला, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हतु के नहीं हतु, और जो ये थे अप्लाई होने 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 जो ही होगा अप्लाई इधर भी। ठीक है, अब कैसे निकालना भैया, इतना तो हमने कर लो। तो अब 1/r1 अपन निकालना, तो ये दे दो ए आर ए तो दे दो आर बी। ठीक है, अब 1/r1 यानी r1 कितना 6 ओम है, तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 ऐसे ये त्याज है। 1/rb बराबर 1/6 प्लस 1/6 इतना आगो। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, अपन लघुत्तम लेना है। ठीक है, क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम कैसे है, 6 को लघुत्तम 6 ही है और 1 प्लस 1 कितना हो जाए, जो हो जाए 1/r बराबर है तो 2/6 तो 2 से 6 हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाए 1/3 जो है एक ए नंबर का रेजिस्टेंस आ जाए है। अब यहाँ पे बी को निकालना है, तो 1/rb बराबर इतना ही जो आ जाए 2/6 तो जो कितना आ जाए 1/3 जो बचे। ठीक है, 1/rb। अब क्या करना है, 1/ra है तो अपन अब आंसर नहीं आओ 1/ra अपन अब ra को मान निकालना, तो ra बराबर का हो जाए 3 हो जाए। कैसे यहाँ पता है, देखो 1/rb बराबर 1/3 है, इसकी तुलना कर दो तो 1 से 1 तो 1 के बराबर 1 हो जाए और rb के बराबर 3 हो जाए, तो rb बराबर 3। ठीक है, अब अपने पास एक साधारण चित्त आ गो। ठीक है, ई के बाद का आगो एक साधारण चित्त आ गो, वो का आगो कि ऐसा बनो जो कछु चित्त एक है, जो बिंदु ए होगा इतने के बाद जो 3 ओम का प्रतिरोध होगा और फिर जो 3 ओम का प्रतिरोध होगा फिर जो बिंदु बी होगा। ठीक है, कछु ई प्रकार को अपने पास अब चित्त निकाल के आओ। ठीक है, जो कितना है 3 ओम है और जो भी 3 ओम है, अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में जोड़ लो पैरेलल में, तो पैरेलल में 3 ओम प्लस 3 ओम कितना आ जाए 6 ओम आंसर आ गो। ठीक है, पैरेलल में 6 ओम आंसर आ गो। फॉर्मूला का है, फॉर्मूला है कि R बराबर RA धन RB, तो R बराबर कितना है 3 प्लस 3 कितना आ गो 6 ओम आंसर आ गो, जो आपको आंसर है। ठीक है, तो 6वें नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गई है। ठीक है, अब 7वें नंबर का क्वेश्चन देखना पड़ा। एक कण है, इस पे कहा है -8 गुणा 10⁻⁻18 कूलम विद्युत आवेश है, इस पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो जो भी अपन निकालना है। ठीक है, कहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, तो जो भी निकालना है तो जो लिख गए वही को स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल। चलो मिटा दें तो फिर। ठीक है, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट देख रहे हैं। कहा है फिजिक्स के सवाल बहुत कठिन हो रहे आजकल, तो अपने पास अब 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो 7वें नंबर का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है अपन, हाँ अपने पास एक कण है जिसका कूलम में कितना आवेश दिया गया है -8 गुणा 10⁻⁻18 कूलम आवेश होगा। ठीक है, इतना होगा। तो अब का है, एक अपने पास फॉर्मूला है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का है, n बराबर Q/E, n बराबर Q/E। ये फॉर्मूला याद करना बिल्कुल आप लोग, जब भी कभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो इसी का एक उपयोग होता है। किसका, इसका उपयोग होता है। अब n बराबर मान ले तो क्या है, n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और n के बाद है q, तो q क्या है, आवेश, आवेश है, और फिर बचा e, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, कूलम आवेश, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, या फिर एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश। ठीक है, तो अपन एक कूलम आवेश बोल रहे हैं।
क्योंकि एक कूलम आवेश कितना होता है आपको पता ही होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। एक कूलम आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, इतना ही होता है ना जी। एक कूलम आवेश का है कितना है, एक कूलम आवेश का जो कितना मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम जो पढ़ो ही है, ठीक है। तो अब अपने पास जो सब है ही है, क्यू भी अपने पास दोगे पेपर में, देखो क्यू दोगे, क्यू कितना दोगे, क्योंकि क्यू दिया गया है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18, ठीक है। कितना दिया गया है 8 इंटू माइनस 10 टू दी पावर सॉरी माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18, ठीक है। तो अब इसको आंसर निकाल लें, क्या है, अब इसको आंसर निकाल लें। अपन माइनस लगाना नहीं है, कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस में नहीं आती, ठीक है, वो प्लस ही में आती। तो अब आगे क्या करना अपन है, ई फॉर्मूला में मान रख दो, तो n बराबर कितना दो, n ही दो अपन n को मान ही नहीं दो, तो n बराबर n लिख दें। उसके बाद बचो q, तो q को मान कितना है, वो है 8 गुणे 10 की घात माइनस 18, 8 गुणे 10 की घात माइनस 18 और बटे है तो बटे लगा दो। उसके बाद e यानी एक कूलम आवेश की मान कितना है, तो वो है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ठीक है, इतना है। तो अब ये फिर सॉल्व करना भैया, अब सॉल्व करना है और अब ये आंसर आ जाना है। कैसे आ रहा आंसर, देखो ई दशमलव वहां हटाओ, ई दशमलव वहां हटा दो, तो क्या हो जाए ऊपर एक जीरो बढ़ जाए, क्या हो जाए एक जीरो ऊपर बढ़ जाए है, ठीक है। तो अपन इतने बढ़ा दो 80 को, तो 8 तो लिखे ही थे, इतने बढ़ा दो एक जीरो और कितने इतने बढ़ा दो, ठीक है। तो 80 गुणे 10 की घात माइनस 18 बटे 16 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो गए। ये 16 से 80 काट दो, कितना हो जाए 16 पंचे 80, यानी 5 बचो गुणा ई 19 ऊपर ले जाओ, तो 10 की घात माइनस 18 और गुणा में 10 की घात जब माइनस 19 ऊपर जाए बटे के तो ये प्लस में हो जाए, तो 10 की घात 19 हो जाए, ठीक है। अब क्या बचो, अब बचे 10 की घात 19 में से 10 की घात 18 चले गए, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पर गुणा हो रहा तो जुड़ जाए, तो कितना आ जाए 5 गुणे 10 की घात माइनस 18 और जुड़ जाए तो 19, तो कितनी बची, इतने भी एक घात बचे, कितनी बचे एक घात बचे, तो कितना बचे n बराबर बचे है 5 गुणे 10 की घात 1, बचेगी नहीं बचेगी, बचेगी, ठीक है। 19 में से 18 गए तो कितना बचे एक घात बचे, तो कितना आ जाए जो आंसर आ जाए 50 n बराबर 50 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आंसर डी नंबर आंसर आप लोग लगा लो, 50 आंसर आएगा, ठीक है, कितना 50 आएगा आंसर, डी नंबर आंसर लगा ले। 8वें नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, कोई 4 नियम दिए गए हैं, देखो एक फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया गया है, लेंज का नियम दिया गया है, मैक्सवेल का स्क्रू नियम दिया गया है, ठीक है। अब इसमें अपन को देखना है क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो अब भैया 8वें नंबर को आंसर, 7वें नंबर को पूरा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद 8वें नंबर को बता, 8वें नंबर का ही आंसर बता दे रहा है। 7 नंबर का जो पूरा क्वेश्चन होगा, 8 नंबर को क्या है, 8 नंबर को आंसर है, आंसर का है 8 नंबर को डी नंबर आंसर है, क्या है मैक्सवेल का नियम, क्या है मैक्सवेल का स्क्रू नियम, मैक्सवेल स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद लगाते रहिए, ठीक है। मैक्सवेल का स्क्रू नियम, स्क्रू नियम ये 8वें नंबर को आंसर होगा आपको, ठीक है। अब बात करें 9वें नंबर की आंसर की, तो इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में तो आ रहा है सभी को, समझना बहुत जरूरी है भैया, अगर समझोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सुपर 100 में, इतना ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं सुपर 100 में, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन क्या है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है। कौन सा, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है, डायनामो कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनामो, ठीक है। क्यों, डायनामो जो है विद्युत जनरेटर में लगा होता है, ठीक है, और विद्युत जनरेटर जो है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक यानी यंत्र द्वारा बनाई गई ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका भी दूसरा है, ठीक है, इसका भी दूसरा आंसर है।
ओके, तो अपना 9वें नंबर का सही आंसर क्या है, डायनामो। बी नंबर आंसर लगा लो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या है, डायनामो है। ठीक है, अगर कोई आंसर गलत हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो वहां पर हम सुधार करेंगे और जो भी थंबनेल लगाएंगे उसके ऊपर आपका जो है आंसर सही वाला लिख देंगे। ठीक है, तो 10वें नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या है, समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या नहीं कर सकती, तो वह है आवेशित कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तन कभी नहीं कर सकती। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वहां जो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा होगी ना, उसमें कभी परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि वृत्तीय मार्ग में वामावर्त घूमता है, ये वृत्तीय मार्ग है। ठीक है, ये वृत्तीय मार्ग है, वामावर्त घूमता है, वामावर्त मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ घूमत। ठीक है, ऐसा घूमत, ऐसा उल्टे हाथ से सीधे हाथ घूमत। ठीक है, जो उसको केंद्र होगा और जो हो क्या, जी हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ओके, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या है, तो यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अपन को क्या बताना है, इस केंद्र पर इस इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी क्या होगी, तो वो क्या होगा, कागज तल के बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी, कागज तल के बाहर की ओर। ठीक है, अब आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं, आगे है 12 नंबर का, ऋणायन वाई अक्ष की दिशा में आरोपित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की दिशा होगी, वो क्या होगी, आंसर नंबर सी लगा लीजिए, धनात्मक सी दिशा में। कहां पर, धनात्मक सी दिशा में, आंसर सी लगा लीजिए आप। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से, कोई अवतल दर्पण है, क्या है, कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया भैया आपका, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये उसकी मेन पॉइंट हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया। ओके, क्या है, वक्ता केंद्र हो गया। तो 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वो होगी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या होगी। ओके, वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से एक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की आकृति से 3 गुना बनता है। कोई काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, रियल प्रतिबिंब नहीं बनता, वस्तु से 3 गुना बना बनता है। कितना, 3 गुना बड़ा बनता है वस्तु से, जो भी वस्तु होगी। तो इसका जो है बस वस्तु की दर्पण से दूरी मन को ज्ञात करनी है, कितने दूरी पर अपन वस्तु को रखें कि 3 गुना बड़ा जो है इमेजिनेशन, काल्पनिक क्या बने, एक जो है चित्र बन जाए। ठीक है, क्या बने, एक चित्र बन जाए। तो इसका सही आंसर 20 सेंटीमीटर दूर, कितना, इससे 20 सेंटीमीटर दूर। अगर अपन यहाँ कहीं वस्तु को रखेंगे, यहाँ कहीं वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनेगा और वस्तु से 3 गुना बना भी बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 14 नंबर का, एक सीधे धारावाही तार से, देखो एक सीधे धारावाही तार अपन को निकालना है। तो देखो ये अपना एक सीधा धारावाही तार है। ठीक है, क्या है, एक सीधा अपना धारावाही तार है, ये है भैया धारावाही तार। ठीक है, इसमें क्या करना है अपन को, आर चुंबकीय जो है तार से आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर, एक सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर, ये मान ला कि आर दूरी है। ठीक है जी, कितनी है, आर दूरी मान लिया, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या करना है, तीव्रता बी है, क्या है, यहाँ पर इसकी तीव्रता बी है, कितनी, बी है। ओके, तो आर वाई 2 पर, यहां से अब यहां से निकालना है आर वाई 2 पर, आर वाई 2 पर निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखो यहाँ पर होती है 16 गुना, 64 गुना, यहाँ पर आएगी तो 4 गुना, अगर यहाँ बीच में होती आर वाई 3 के समथिंग, आर वाई 3 में होती है 16 गुना। ठीक है, तब आर वाई 2 में कितनी होगी, 2 भी होगी, 2 गुना। ओके, 4 गुना, 4 भी होगी, 4 भी आंसर सही है, लगा लो, डी नंबर आंसर सही है, 14 नंबर का डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण है, 36 से 30 डिग्री कोण बना रहा है। देखो एक समतल दर्पण है, मैं अभी बता रहा हूं इसको सॉल्व करके। ठीक है,
देखो एक समतल दर्पण है, पहले ये हो गई जमीन, क्षैतिज हो गया, ठीक है, एक क्षैतिज हो गया। एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ से जो है 30 डिग्री कोण बना रहा है। ये कितना है? 30 डिग्री कोण है, ठीक है। ये समतल दर्पण रखा है अपना, क्या है? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, ओके। अब ये समतल दर्पण है, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाता है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है, ऊर्ध्वाधर किरण आनी है, देखो सबसे पहले अपन एक इमेजिनेशन किरण बनाते हैं, 90 डिग्री पर इस पर लंब डालते हैं, ये लंब हो गया। अब ऊर्ध्वाधर किरण डालते हैं, ठीक है, देखो ऊर्ध्वाधर किरण हो गई। तब अपन, ठीक है, तब यहाँ पर क्या करना, टकराती है तो दर्पण से परावर्तित किरण के बीच का बना कोण, अब यहाँ पर डालेगी तो यहाँ से लगभग जाएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ पर जो है जाएगी। ये आवर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। ये अपनी लंब किरण है, ये क्या है? लंब किरण है, ये लंब किरण है अपनी, ठीक है। अब अपन देखो, अगर ये अपनी जो है लंब किरण है, अगर यहाँ से अपन 1 डिग्री इस साइड खिसकेंगे तो 1 डिग्री इस साइड भी खिसकेगा, तो अपनी ये कितनी 30 डिग्री खिसक रही, कितनी 30 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पर 30 डिग्री ये अपना शीशा जो है ऐसा टेढ़ा रखा है, कैसा? ऐसा रखा है 30 डिग्री, तो ए वाली जो लाइन होगी वो 30 डिग्री पे होगी कि नहीं होगी? 30 डिग्री खिसकेगी कि नहीं? अगर 30 डिग्री अपनी इस साइड खिसक रही 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इस साइड भी खिसकेगी। परावर्तित किरण कितनी हो गई? ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब जब 60 डिग्री ये है, जब यहाँ से 90 है, इतना क्या है 90, ये 30 हो गई, ये कितनी हो गई? 30 हो गई, तो इतना क्या बचा? ये बचा भैया 60। और अपन लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एक साधारण लाइन पर या समतल में कितना उसके कितना होता है? 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। कितना टोटल कितना होगा इन तीनों का? वो होगा 180 है, तो तब 60 120 हो गया, ये दोनों निकल गए, 120 निकल गए, तो इतना क्या बचा? 180 माइनस 120 कितना बचा? 60 डिग्री बचा है, सीधा सीधा आंसर कितना? 60 डिग्री आंसर। सी नंबर आंसर लगा लो, 60 डिग्री, 15 नंबर का सी नंबर आंसर। अगला भैया क्वेश्चन अपने, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो कितनी होगी? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। अगर कोई समतल दर्पण है तो वो फोकस दूरी उसकी क्या होगी? अनंत होगी। बी नंबर आंसर लगा लो। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्या है? जब एक कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, अपवर्तनांक n इज इक्वल टू कितना है? n इज इक्वल टू 1.5 है, ठीक है। और जो है इसका प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है? तो तरंग दैर्घ्य कितनी है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपन को निकालनी है, एंगस्ट्रॉम में कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 6000 एंगस्ट्रॉम है। जब प्रकाश जो है कांच से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, अपन को कांच से गुजरने पर तरंग दैर्घ्य निकालनी है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c हो, तब n अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अपन को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तब क्या होगा, ठीक है। तब लिखो, अपन को क्या करना है? n दिया गया 1.5, c इज इक्वल टू होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में चाल है, किसकी प्रकाश की निर्वात में चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तब यहां से निकलेंगे, क्या निकलेगा? v बराबर निकालते हैं अपन, तो कितना आएगा? c/n, ये फॉर्मूला है v का, c/n। तो c कितना है? 3 × 10⁸ है, और n कितना है? 1.5 है। n कितना है? 1.5 है। n को मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, कितना? मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸ कैसे? 1.5 का 3 से भाग लगा देंगे तो 1.5 दूनी कितना होता है? 3 होता है। अब माध्यम के बीच प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकालते हैं। अब माध्यम में अब निकालते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कांच में, कांच के अंदर, तब तो अपन ने निकाला है, तब तो क्या अपन ने भी निकाला है, कांच के अंदर है, निर्वात में निकालना है अपन को। कांच के अंदर कोई जो है वायु नहीं है, निर्वात है, वहां पर प्रकाश के वो जो है इसका क्या निकालना है? λm निकालना है, ठीक है, यानी तरंग दैर्घ्य निकालना है। तब माध्यम की तरंग दैर्घ्य क्या होगा? λm इज इक्वल टू
हाँ ठीक है, लैम्डा बराबर एन होगा, तो लैम्डा अपन को कितना दिया गया, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, और अपने पास कितना है, एन कितना 1.5 है, तो कितना आएगा जी, आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। अपन इतना लगाते भी नहीं, इतना नहीं भी लगाते तो भी अपना आंसर आ गया था। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का तरंग दैर्घ्य कैसे निकालते हैं, लैम्डा एम बराबर, जब एक लैम्डा दिया गया हो, तरंग दैर्घ्य दी गई हो, तो उस समय कैसे करते हैं, लैम्डा एम बराबर लैम्डा बटे एन, तो 6000 एंगस्ट्रॉम था अपडेट का जो तरंग दैर्घ्य उसकी, तो कितना आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा इसका। ओके, बी नंबर आंसर आप लोग लगा लीजिए। अगर इतना नहीं भी लगाते तो आंसर आ जाता है, लेकिन अगर कभी बाय द वे एन नहीं दिया गया हो, भी दिया गया हो, उस समय के लिए मैंने इतना लगवाया है। अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें एन नहीं है तो एन आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका जो तरंग है निकलेगा। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण है, कोई क्या है, कोई समतल दर्पण है, आपकी ओर 10 सेंटीमीटर की चाल से आ रहा है। कोई समतल दर्पण है 10 सेंटीमीटर की चाल से आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उस समय आपका प्रतिबिंब होगा वो कितनी सेंटीमीटर की चाल से आपके पास आएगा, तो होगा दर्पण की दोगुनी चाल। अगर वो 10 से आ रहा है तो इधर से कितना जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कितना होगा, 18 नंबर का आंसर आप लोग लिख लो। 18 नंबर है, 18 नंबर का आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन जिसके कारण होता है वह है। तो देखो, सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, जो सिलियरी मांसपेशियां, इनके द्वारा क्या होता है, जो जैसे अपन पास का देखते हैं, दूर का देखते हैं, तो जो आंखों में परिवर्तन होता है ना, वो सिलियरी मांसपेशियां करती हैं। कौन करती है, सिलियरी मांसपेशियां, वो आंखों को वो है मेंटेन करती हैं, कब आंखों को बड़ा करना है, कब आंखों को छोटा करना है, ये कौन काम करता है, सिलियरी मांसपेशियां करती हैं, ठीक है। तो सी नंबर आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, एक चुंबक एक लंबे धातु के पाइप में गिर रहा है। ये कोई चुंबक है, क्या है, कोई चुंबक है जो कि एक लंबे धातु के पाइप में गिर रहा है, ठीक है, लंबा धातु का पाइप है, उसमें गिर रहा है, तब चुंबक का त्वरण होगा, देखो ग्रेविटी से कम होगा त्वरण, कितना होगा, ग्रेविटी से कम होगा, ठीक है। त्वरण क्या होगा, देखो यहाँ पर 20 नंबर भी लगा दें, 19 तो मैंने बता दिया आपको, 19 का है सी नंबर आंसर सही, और 20 का यहाँ पर लिख लें, तो 20 नंबर का आंसर कौन सा सही है, 20 नंबर का है ग्रेटर देन जी, बी नंबर का आंसर सही है, यानी त्वरण से कम, ठीक है, सॉरी गुरुत्वाकर्षण से कम। नेक्स्ट 21 नंबर है, सोलर सेल बनता है। सोलर सेल कब बनता है, अर्धचालक पदार्थ से। किससे बनता है, अर्धचालक पदार्थ से बनता है सोलर सेल, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए अपन को कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ए नंबर का आंसर सही है, ए उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं। क्या है, ए जो है उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं। 22 नंबर का ए नंबर आंसर लगा लीजिए, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्या है, यह उत्तरीय ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्रोत जलने पर सबसे कम है। निम्न में से कौन सा स्रोत जलने पर सबसे कम प्रदूषण देता है, वो है प्राकृतिक गैस। 23 नंबर का ए नंबर आंसर सही है, प्राकृतिक गैस। यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर का आंसर क्या है, 21 का बी नंबर आंसर है। 22 नंबर का आंसर क्या है, 22 का ए है। 23 नंबर का आंसर क्या है, 23 का ए है। 24 नंबर का आंसर क्या है, 24 का भी ए है। जो सोलर फोकल की क्षमता है किस पर बढ़ती है, वो है अवतल दर्पण पर। किस पर, अवतल दर्पण पर, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं, तो 25 नंबर का क्वेश्चन है IR²। कैसे है भैया, निम्न में कौन सा पद परिपथ की विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता, तो IR² जो है विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा निम्न में से किस पर बनाया जाता है। कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब अपनी आंखों पर किस चीज पर बनाया जाता है, वो है रेटिना। क्या है, रेटिना। 26 नंबर का डी नंबर आंसर सही है, 26 नंबर का डी नंबर आंसर सही है। 27 नंबर देखिए,
जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, सफेद प्रकाश है प्रिज्म से होकर अपन को गुजरना है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। एक घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। क्या कहती है? विक्षेपण कहलाती है। 27 नंबर का आंसर अपन को देखना है, जो कि क्या है? सी नंबर आंसर सही है। कोई जब प्रकाश किरण है इस प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो वो 7 रंगों में विभक्त होगी। तो कौन सी कहलाती है विधि? एक घटना क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। अपने पास 28 नंबर क्वेश्चन है। क्या 28 नंबर क्वेश्चन है? वो है एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कोई बल्ब है, आपने 100 वॉट के बल्ब तो देखे होंगे, उसमें एक फिलामेंट लगा होता है, एक तार लगा होता है बिल्कुल पतला, देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है? कोई विद्युत बल्ब है जिसकी फिलामेंट है 5 मिनट में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी, अपन को आवेश की मात्रा निकालनी है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं सिंपल। ओके, तो अब क्या होगा? अब देखते हैं अपन 28 नंबर का क्या है। 28 नंबर का आंसर देखते हैं। 28 नंबर का आंसर है आई बराबर अपन को दिया गया है 0.5 एम्पियर। आई बराबर कितनी है? विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर। कितनी है? 0.5 एम्पियर है। जब 0.5 एम्पियर आई है तब समय कितना है? 5 मिनट। टी बराबर कितना है? 5 मिनट, ठीक है। टी बराबर 5 मिनट है और आई बराबर 0.5 एम्पियर। तब कितना आएगा? ये मिनट में है तो अपन को इसको सेकंड में निकालेंगे, तो 5 गुणे 60 आएगा। तो कितना होगा? 5 गुणे 60 कितना होगा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये होगा 300 सेकंड। कितना होगा? 300 सेकंड। अब 300 सेकंड होगा तो Q बराबर आई और टी अपने पास आंसर है। आई टी क्वेश्चन वो है अपना फॉर्मूला, ठीक है। Q बराबर आई टी फॉर्मूला है। तब यहां से कैसे निकलेगा? तो Q अपने पास नहीं है, I बराबर 0.5 है इंटू टी बराबर 300 है। तब कितना होगा? 300 का जो है 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 150, ठीक है। 150 कूलम लगा लीजिए आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। 29 नंबर का आंसर आप लोग लगा लेना, बी नंबर आंसर सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किससे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जीवाश्म द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? वो है नाभिकीय ऊर्जा। 30 नंबर का क्वेश्चन है और जो है सी नंबर आंसर सही है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? निम्न में से कौन से जीवाश्म द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? वो क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। ओके, अब बात करते हैं अपने फिजिक्स की। तो पूरी खत्म हो गई, फिजिक्स पूरा खत्म हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 28 नंबर। तो अब बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में कौन क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगाने लायक हैं? फिलहाल आंसर तो हम सभी के बताएंगे, हम आपको। तो 31 नंबर से आंसर देखना शुरू कीजिए आप लोग। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त कार्बन का अपर रूप है वो है ग्रेफाइट। 31 नंबर का आंसर है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट, ठीक है। जो कि क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त कार्बन है, ठीक है, वो है ग्रेफाइट। बी नंबर आंसर सही है, बी नंबर आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है हीरा विद्युत का चालक नहीं करता। हीरा जो होता है, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है जो कि विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, ठीक है। क्या है? यहाँ कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए जो है हीरा कभी विद्युत का चालन नहीं करता। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन सावन के अणु में होता है। सावन के अणु में क्या होता है? आंसर नंबर 33 का बी नंबर आंसर सही है। क्या है? आंसर नंबर 33 का बी नंबर आंसर सही है। वो कैसे? यहाँ जो है जल स्नेही अग्रभाग एवं जल विरोधी पश्च भाग होता है। जो अग्रभाग होता है ना, अग्रभाग
जो जल स्नेही होता है, जल स्नेही होता है, और पश्च भाग होता है, पश्च भाग जो जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। ठीक है, सावन का जो सॉरी सावन के अणु में होता है, क्या होता है, एक अणु का जो अग्रभाग होता है वो जल को खींचता है, और पश्च भाग होता है जल को विरोध करता है, दूर करता है। इसीलिए अपने कपड़ों का जो गंदगी होती है, कीट होती है, मैल होता है, कुछ भी होता है, उसको निकालने में सहायता मिलती है। एक भाग तो जल को खींच रहा है, दूसरा हटा रहा है। इसी में जो मैल के जो है, मैल के कण जो है उभर के आ जाते हैं और जो है जल के साथ घुल जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण के दौरान इनमें से कौन सा उत्प्रेरक सामान प्रयुक्त होता है? वो क्या है? निकेल। निकेल 34 नंबर का सी नंबर आंसर सही है, 34 नंबर का सी नंबर आंसर सही है। निकेल लगा लेना आप लोग, कौन सा? निकेल। ओके, निकेल है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण के दौरान जो है इनमें से कौन सा उत्प्रेरक सामान प्रयुक्त होता है? वो है निकेल। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोल के विनाशी आसमन, कोल के विनाशी आसमन के द्वारा किसका निर्माण होता है? कोल का विनाशी आसमन है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? वो है अमोनिकल द्रव का। 35 नंबर का सी नंबर आंसर सही है, अमोनिकल द्रव। क्या है? अमोनिकल द्रव, अमोनिकल द्रव। ठीक है, क्या होता है कि जो कोल है, कोल इसमें विनाशी आगमन करेंगे, पर विनाश करेंगे इसका कोल का, तो इसका क्या होगा? इसका निर्माण होता है तो अमोनिकल द्रव जो है निकलता है। क्या है? अमोनिकल द्रव निकलता है। ठीक है, इनमें से कौन से समायावी हैं? 4 चीजें दी गई हैं, इथेन एवं प्रोपेन ए नंबर है, इथेन एवं एथाइन बी नंबर है, इथेन एवं एथाइन सी नंबर है, और ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन डी नंबर है। इसमें पर को बताना समायवी, समायवी मतलब समान हो, जिनके गुण जो है समान हो, वो है ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। ठीक, क्या है? ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का अपर रूप जो ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक है। कार्बन का अपर रूप निकालना है जो कि ऊर्जा तथा विद्युत का अच्छा चालक है, वो क्या है? ग्रेफाइट। सिर्फ ग्रेफाइट जो है कार्बन का इतना अच्छा अपर रूप है जो कि ऊर्जा तथा विद्युत का चालन करता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु का स्वयं जुड़ने का गुण कहलाता है। जो कार्बन परमाणु होते हैं वे स्वयं जुड़ते हैं जब, कौन सा गुण कहलाता है? वो कहलाता है श्रृंखलन। क्या कहलाता है? श्रृंखलन। 36 नंबर का आंसर क्या आपको दिया है? मैंने 36 नंबर का आंसर दिया है डी। 37 नंबर का आंसर है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। 38 नंबर का आंसर है श्रृंखलन। ठीक है, 39 नंबर का आंसर क्या होगा? C4H10, और 40 नंबर का आंसर वही बता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? CO2, C4H10, CH3OH, CH3COOH। तो 39 नंबर का आंसर क्या है? C4H10। C4H10 जो होता है वह हाइड्रोकार्बन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 40 नंबर का, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह देखो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, जो क्या है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? क्षारीय के Mn4 की उपस्थिति में एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर किसका निर्माण होता है? वो है एल्डिहाइड। 41 नंबर का आंसर, 41 नंबर का आंसर है एल्डिहाइड। ठीक है, 41 नंबर का आंसर क्या है? वो है एल्डिहाइड। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, जब चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, चूने का पानी है उसमें CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तब वह दुधिया हो जाता है। इस दुधिया का कारण है, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करना है, इसमें दुधिया होने का कारण क्या है? ए नंबर आंसर सही है। 42 नंबर का क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। चूना बन जाता, हो जाओगे चूना हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, 2 मेथन 2 ब्यूटेन को दर्शाया जाएगा। 2 मेथन तथा 2 ब्यूटेन को दर्शाना है, तो मैं आपको दर्शा के बता दूंगा। क्या है? CH3, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ठीक है, बन गया। यहाँ से H के कार्बन जो है 4 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, यहाँ से 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, सभी जगह 4 है। ओके,
दो मेथल दो ब्यूटेन है। क्या है? दो मेथल है और दो ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट है, सॉरी ये गलत है, सॉरी इसको नहीं अपन लिखेंगे, आंसर गलत है ये वाला, अपन अपना आंसर लिखते हैं, सही वाला आंसर डी नंबर आंसर है इसका सही। ठीक है, डी नंबर आंसर सही है। CH3 इज डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ये आएगा। ठीक है, दो मेथल और दो ब्यूटेन। ओके, देखो ये दो मेथल है सेकंड पर और फिर दो ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट है 44 नंबर का, आवर्त में उपस्थित तत्वों के में समान होता है। जो आवर्त में उपस्थित होते हैं उसमें तत्वों में समान होता है, क्या होता है? कोषों की संख्या। 44 नंबर का कोषों की संख्या जो है समान होती है। क्या है? आवर्त में उपस्थित तत्वों में समान होता है क्या? कोषों की संख्या। ओके, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार में सबसे छोटा होता है? इनमें से कौन सा आकार में सबसे छोटा होता है? वो है Al+3। क्या है? Al+3। 45 नंबर का है Al+3। ओके, Al+3। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन एवं क्लोरीन जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 14 एवं 17 हैं की संयोजकताएं हैं, वो क्या है? डी नंबर का आंसर सही है 4 और 1। 46 नंबर का 4 और 1। ठीक है, संयोजकताएं क्या है? 4 और 1। क्योंकि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 14 होता है। देखो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 14 होता है। इसका जो अपन इलेक्ट्रॉन में विभक्त करेंगे 2 8 में आएगा तो 8 2 10 हो जाएगा, बचे 4, तो इसका जो है 4 आ गया। फिर है क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 17, तो कितना? 2 8 8, कितना? 8 2 16 तो 18, लेकिन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17, तो 17 में 18 में 17 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ओके, तो 4 और 1 हो गया। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, पीतल जिसकी मिश्र धातु है, पीतल जिसकी मिश्र धातु है, अपन को बताना है वो क्या है? कॉपर तथा जिंक से मिलकर बनी है। पीतल कॉपर तथा जिंक से मिलकर बनी है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर सही है 47 का, बी नंबर आंसर सही है, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? वो है कॉपर प्लस जिंक की। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, एक अम्ल की क्षारीयता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो H+ आयनों की संख्या जैसे अम्ल से निर्मित कर सकते हैं। एक अम्ल की क्षारीयता किस प्रकार परिभाषित की जा सकती है? बी नंबर आंसर लगा लिए, H+ आयनों की संख्या जैसे अम्ल से निर्मित कर सकते हैं। 48 का बी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, 1 विलयन मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। कोई विलयन है जो कि मिथाइल ऑरेंज को क्या है? लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। सार्वत्रिक सूचक को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो मेरे ख्याल से 49 नंबर का आंसर है बी नंबर, नीला में, नीला। और आप लोगों को अगर आंसर सही दूसरा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन खोज सही करना आप लोग आंसर को। ठीक है, कमेंट में बताइए। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अब क्रिया दी गई है, 49 नंबर का था। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अब क्रिया है 2Na+Cl2, 2Na+Cl2, इसका हमने सॉल्यूशन दिया है 2NaCl। कौन सी अब क्रिया है? तो साधारण इंसान बता देगा, सिंपल कौन सी संयोजन अब क्रिया कोई भी बता देगा। जुड़ रहे हैं भाई, जुड़ रहे हैं, 2Na+Cl2 दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो कितना संयोजन अब क्रिया 2NaCl। ठीक है, संयोजन अब क्रिया। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, अब क्रिया Zn+FeSO4, ये कौन सा है? संयोजन हो रहा है। ठीक है, संयोजन अब क्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? वो है Zn+FeSO4, Zn+FeSO4 है। ठीक है, और इसको जो है अपने सॉल्यूशन किया दिया गया है ZnSO4+Fe। तो इसमें देखो Zn जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, Zn क्या है? ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है Zn को, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। अगर यहाँ पर परिवर्तन अपक्रिया होती तो वो मान सकते थे। ठीक है, यहाँ पर इसको Zn को अगर वो दूसरी अपक्रिया होती अपने ऑप्शन में तो मान सकते थे, लेकिन अपने पास नहीं है, अपने पास सिर्फ है कौन सी?
Zn ऑक्सीकृत हो रहा है, सिर्फ यही बता रहा है। अगर यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया होती, विस्थापन अपक्रिया, तो विस्थापन अपक्रिया भी है और जो है यहाँ पर Zn ऑक्सीकृत भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है Zn ऑक्सीकृत है, Zn ऑक्सीकृत। ओके, Zn ऑक्सीकृत हो रहा। 52 नंबर क्वेश्चन है, कोई अपक्रिया दी गई है, तो अपक्रिया Na क्या है? अरे Na निकालनी है, देखो 2PbNO3 होगा होल्ड वाइज 2PbO प्लस Na प्लस O2। इसमें इसका मान निकालना है Na का, तो कैसे निकालेंगे? इसका मान होगा क्या? इसका तो होगा सीधा सीधा 2PbO प्लस 4NO2, ये 4NO2 लिखा प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो है अपन मिला लें तो सेम निकलेगी। ओके, देखो 2Pb है, 2Pb है, NO3 का होल ट्वाइस है, NO3 का होल ट्वाइस, N कितना है? N है 4, N 4 है, देखो 4N है, O कितना है? 6, तो 4 पर कितना है? O2 कितना है? O कितना है? 6 है, तो यहाँ पर कितना है? 6, 3 दूनी 6 दूनी जो तो 12 हो गया, कितना है? तो जो कितना है यहाँ पर निकलेगा O2 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 और तो 10। हाँ ये है 2 और, हाँ ठीक है, पूरा हो गया। ओके, यहाँ से हो गया। यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए, संयोजन अपक्रिया। ओके, बहुत सॉरी, यहाँ पर आप लोगों को जो अपक्रिया है वो यहाँ पर Na की जगह क्या आएगा? Na की जगह आएगा 4NO2। ओके, अगला देखते 53 नंबर क्वेश्चन है। जब Mg Mg2 में परिवर्तित हो जाए, 53 नंबर क्वेश्चन है भैया। Mg को मैग्नीशियम को Mg+2 में परिवर्तित करना है, तो क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तब तो इस पे 2 पॉजिटिव होगा। अगर जैसे आप हो, आप जब आपको अगर कार्य से मतलब पॉजिटिव होना है, तो आपके अपने पैसे जो उधार देने पड़ेंगे ना, तब तो आप पॉजिटिव हो गए कि मेरा भाई से उधार मिलना है 2 रुपया, मैं कभी भी ले सकता हूं, तब तो आपके पास 2 पॉजिटिव है, 2 रुपया, 2 रुपया एक्स्ट्रा है तब तो। अगर आप किसी से उधार लेते हो तो वो माइनस कहलाएगा। भाई आपसे कोई भी कभी भी मंगा सकता है 2 रुपए, बताओ, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है जल के, इसका ए नंबर आंसर सही है, ए नंबर आंसर, ए आंसर। ठीक है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट 53 से 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल की विद्युत अपघटन से कौन सी कैथोड पर निकलती है, कौन सी गैस कैथोड पर निकलती है? तो वो हाइड्रोजन। जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर निकलेगी। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन है फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन द्वारा लाल भूरे रंग का कौन सा यौगिक मिलता है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, फेरक ऑक्साइड। क्या है? फेरक ऑक्साइड। 55 नंबर का डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट 56 नंबर है H2+Cl2। 56 नंबर क्या है? H2+Cl2 2HCl प्रक्रिया है, कौन सी? संयोजन अपक्रिया है। कौन सी? संयोजन अपक्रिया है। ओके, बी नंबर आंसर सही है। निम्न में कौन सा यौगिक बताइए काम आता है? तो बिना वजह चूना है, लाइमस्टोन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जो लाइमस्टोन होता है ना, जो लाइमस्टोन वो पोताई के काम आता है। काहे के? लाइमस्टोन पोताई के काम आता है। ओके, नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन सा यौगिक श्वेत और श्यामा फोटोग्राफी में उपयोग में लाया जाता है? वो है AgBr। कितना? AgBr। 58 नंबर का AgBr। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर की सतह पर बने काले लेप का क्या सूत्र है? वो क्या है? Ag2S। 59 नंबर का Ag2S। ठीक है, कितना है? Ag2S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट दांतों की परत में होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय है। इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय। 60 नंबर का आंसर है क्षारीय। तो आप लोगों के क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब नेक्स्ट वीडियो है मैथ का, जितने भी मैथ के स्टूडेंट हो तो सभी मैथ का वीडियो भी देखें। मैथ का वीडियो है, मैथ का फुल सॉल्यूशन है, पूरे 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
आप लोग ऐसे ही मन से पढ़ाई कीजिए और जो है हम नेक्स्ट 2022 के क्वेश्चन भी आप लोगों को इस प्रकार पूरा सॉल्व करके बताएंगे। ओके, अभी के लिए गणित का बताएंगे, अगला वीडियो गणित का आएगा, वो भी अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर देखें।